वेलकम फ्रेंड्स, माय फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है आपका एनी टाइम क्लासरूम। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में एक बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट का पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय फाउंडेशन क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, तो आज से स्टार्ट करें हम लोग अपना रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें लगभग 700 प्लस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो जब ये वीडियो आता है आप उसे देखते जाओ और रेलवे एग्जाम से जस्ट पहले आप एक बार क्विक रिवीजन के लिए इसे जरूर देखो, क्योंकि इसमें लगभग 700 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से हैं और वो सब आपके रिविजन हो जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसे जरूर देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। विद्युत अपघटन में कौन सा नियत लागू होता है? यानी विद्युत अपघटन में कौन सा नियत लागू होता है? कूलम्ब नियम, ओम नियम, न्यूटन नियम, फैराडे नियम। तो सही आंसर है फैराडे नियम। विद्युत अपघटन में फैराडे नियम लागू होता है। निम्नलिखित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में से किसमें सबसे लघु तरंगें होती है? यानी जो आपको तरंगें दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटा कौन होता है? इंफ्रारेड किरणों में, दृश्य प्रकाश किरणों में, गामा किरणों में या रेडियो तरंगों में? सही आंसर है गामा किरणों में। एक्चुअली में अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मैंने दूसरी जगह पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आप वहां जाके देख लो। यहाँ पे बस हम लोग क्वेश्चंस लेंगे ताकि आपके सारे क्वेश्चंस एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में सबसे छोटा तरंग कौन सा होता है? तो वो होता है गामा तरंग। ठीक है, निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक या इनमें से कोई नहीं? तो निकेल होता है पैरामैग्नेटिक। निकेल क्या है? निकेल होता है पैरामैग्नेटिक। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है। एन प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? होल्स, फोटोन, इलेक्ट्रॉन या आयन? तो इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। गैस में ध्वनि का वेग निम्न में से किसके समानुपाती होता है? टी के समानुपाती, टी स्क्वायर के समानुपाती, टी टू द पावर हाफ के समानुपाती यानी अंडर रूट टी के समानुपाती, या टी टू पावर -1 यानी 1/t के समानुपाती? तो गैस में ध्वनि का वेग किसके समानुपाती होता है? ये होता है टी टू पावर -1 या 1/t के समानुपाती। ठीक है, गैस में ध्वनि का वेग किसके समानुपाती होता है? तो टी पावर -1 के समानुपाती। जब आंतरिक अर्धचालक में अशुद्धि आ जाती है तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है या शून्य रहती है? तो आंतरिक अर्धचालक में जब अशुद्धि बढ़ जाती है तो उसका चालकता भी बढ़ जाता है। यानी अर्धचालक में जितना आप अशुद्धि बढ़ाओगे उसका चालकता उतना बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है निम्न में से आवेश का, करंट का, ऊर्जा का या पावर का? यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी ये किसका इकाई है? ये है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का इकाई है। पृष्ठ तनाव की विमा क्या होती है? यानी पृष्ठ तनाव का डायमेंशन क्या होता है? m(t⁻⁻2), ml(2t⁻2), ml(t⁻2) या ml-2? तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का विमा यानी डायमेंशन क्या होता है? तो ये होता है m(t⁻2). ठीक है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होता है? m(t⁻2) यानी L0 होता है सरफेस टेंशन में। एक लड़की झूले पर बैठी हुई झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या होगा? एक लड़की झूल रही है, अगर वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य रहेगा? तो अगर वो लड़की खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? यानी किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है? तांबा की, लोहा की, पानी की या पारा की? तो विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम किसकी होती है? होती है पानी की। विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम पानी का होता है। दृश्य प्रकाश की किरणें होती है। दृश्य प्रकाश की किरणें कैसी होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें, कॉस्मिक किरणें, अवरक्त किरणें या इनमें से कोई नहीं? तो दृश्य प्रकार की किरणें होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यानी हम लोग जो विजुअल लाइट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग वेव। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है
विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है? कौन विक्षेपित कर सकता है? एक्स किरण, न्यूट्रॉन, अल्फा किरण या गामा किरण? यानी कि विद्युत क्षेत्र कौन विक्षेपित कर सकता है? तो विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है न्यूट्रॉन। ठीक है, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है न्यूट्रॉन। पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है कब? 8 केल्विन पर, 10 केल्विन पर, 4 केल्विन पर या 0 केल्विन पर? तो आपको ये बताना है कि पारे का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कब शून्य हो जाता है? तो पारे का प्रतिरोध शून्य हो जाता है 4 केल्विन पर। ठीक है, अब ये सब याद रखो, पारे का प्रतिरोध कितने पर शून्य हो जाता है? तो 4 केल्विन पर ये शून्य हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? 1 फैराडे इक्वल टू 9 × 10⁻10 ESU, 1 फैराडे इक्वल टू 9 × 10⁻11 ESU, 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻9 ESU और 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻12 ESU। आपको ये बताना है कौन सा रिलेशन इसमें सही है। तो इसमें सही है 1 फैराड इक्वल टू 9 × 10⁻12 ESU। तो आप ये इसको याद रखो, 1 फैराड में कितना होता है? तो 1 फैराड में 9 × 10⁻12 ESU होता है। तो 1 फैराड में कितना ESU होता है? तो 9 × 10⁻12 ESU। मेथनॉल को कहते हैं, मेथनॉल को क्या कहते हैं? मेथनॉल को क्या कहते हैं? रबिग अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, वुड अल्कोहल या डीनेचर्ड यानी विकृतीकृत अल्कोहल? तो मेथनॉल को हम क्या कहते हैं? तो मेथनॉल को हम कहते हैं वुड अल्कोहल। ठीक है, मेथनॉल को क्या कहते हैं? वुड अल्कोहल। Ml2T-2 विमीय सूत्र वाली राशियां हैं, यानी वैसे आपको राशियां का नाम बताना है, वैसे यूनिट्स का नाम बताना है जिसका डायमेंशन होता है Ml2T-2। तो कौन कौन से हुए हैं? बल तथा कार्य, बल आघूर्ण तथा प्रतिबल, बल आघूर्ण तथा कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बल आघूर्ण तथा कार्य। बल आघूर्ण तथा कार्य का विमीय सूत्र यानी डायमेंशन होता है Ml2T-2। ठीक है, डायमेंशन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो डायमेंशन का एक वीडियो है, आप जाके उसे देख सकते हो। हेमेटाइट Fe2O3 से बड़े पैमाने पर लोहा प्राप्त होता है, किस प्रोसेस के द्वारा? तो हेमेटाइट यानी F2O3 से बहुत बड़े पैमाने पर लोहा प्राप्त होता है। हेमेटाइट लोहा का एक अयस्क है। तो किस प्रोसेस द्वारा? अपचयन द्वारा, ऑक्सीकरण के बाद अपचयन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा या अपचयन के बाद ऑक्सीकरण द्वारा? तो किस प्रोसेस से प्राप्त होता है? तो ये होता है अपचयन द्वारा। ठीक है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है अपचयन द्वारा। मानक दाब है क्या? पारे का 760 सेंटीमीटर, पारे का 760 मिलीमीटर, वायुमंडलीय दाब या 1.2 एटमॉस्फेयर? तो आपको ये बताना है मानक दाब क्या होता है। तो मानक दाब क्या होता है? ये होता है पारे का 760 mm। अगर आप बैरोमीटर का रीडिंग देखो तो उसके नीचे ये लिखा रहता है 760 mmHg। ठीक है, तो 760 mmHg का मतलब क्या हुआ? 760 मिलीमीटर है पारे का उसमें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मानक दाब। तो आप इसको याद रखो। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, यानी प्रकाश इंफीरियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है, तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, तरंग दैर्घ्य घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाएगी तो क्या होगा? तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। ऑब्वियस है ना, इसका तरंग दैर्घ्य घट जाएगा। रसायन शास्त्र में परम शून्य का क्या अर्थ होता है? रसायन शास्त्र में परम शून्य का अर्थ क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -4 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री सेल्सियस? तो रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री में परम शून्य क्या होता है? तो परम शून्य होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो केमिस्ट्री में परम शून्य क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। एसआई सिस्टम में घन कोण की इकाई क्या होगा? एसआई सिस्टम में घन कोण की इकाई क्या होगा? यानी सॉलिड एंगल का इकाई क्या होगा? कोण, रेडियन, स्टेडियन, मोल। आपको पता होगा ना, नहीं पता है तो आप जाके यूनिट देखो, यूनिट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो घन कोण का इकाई हो जाएगा स्टेडियन। ठीक है, नॉर्मल एंगल का होता है रेडियन और सॉलिड एंगल का होता है स्टेडियन। विद्युत अपघटन के दौरान अपचयन यानी रिडक्शन कहाँ होता है? तो विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान रिडक्शन कहाँ होता है? एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं? दोनों पर तो होगा नहीं, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है कैथोड पर। ठीक है, एनोड होता है पॉजिटिव, कैथोड होता है नेगेटिव। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान रिडक्शन कहाँ होता है यानी अपचयन कहाँ होता है? तो ये होता है कैथोड पर।
ग्राम अणुक आयतन यानी मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है? मोलर वॉल्यूम किसके बराबर होता है? एनटीपी पर 22.41 मीटर क्यूब, एनटीपी पर 2.241 मीटर क्यूब या एनटीपी पर 29.27 मीटर क्यूब या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा एनटीपी पर 22.41 मीटर क्यूब। नॉर्मली हम लोग इसको पढ़ते हैं 22.4 मीटर क्यूब। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम। तो कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। एक अतिचालक दिखाता है क्या? एक अतिचालक क्या दिखाता है? लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म। यानी अतिचालक में कौन सा प्रॉपर्टी होता है? तो अतिचालक में होता है डायमैग्नेटिज्म। ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती है, ध्रुवीकरण मीन्स पोलराइजेशन। ऐसी तरंगें जिनका पोलराइजेशन नहीं हो सकता है वह क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें, प्रकाश तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें या अनुदैर्ध्य तरंगें। तो उन तरंगों को क्या कहते हैं जिनका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है? तो उनको कहते हैं प्रकाश तरंगें। प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में, स्थिर तरंगों के रूप में, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। यानी कौन से प्रॉपर्टीज ध्वनि तरंगों के यानी साउंड वेव के अंदर होता है? ये होता है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि तरंगें गमन करती है। सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। सोनार का यूज मेनली कहाँ होता है? डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा या समुद्र यात्रियों के द्वारा। तो सोनार का मुख्यतः यूज कौन करता है? यूज करता है समुद्रियों यात्रियों के द्वारा सोनार का मेनली यूज किया जाता है। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? संधारित्र की धारिता ये हुआ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? फेराड, कूलम, न्यूटन पर मीटर या मीटर क्यूब। तो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? ये आप सबों को पता होगा, इसका होता है फेराड। अगर यूनिट में कोई प्रॉब्लम है या याद नहीं है तो आप जाके यूनिट चैप्टर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र क्या विक्षेपित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, अल्फा एवं बीटा कण, न तो अल्फा न ही बीटा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा और बीटा दोनों तरह के कण। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से निकलता है अल्फा और बीटा दोनों तरह के किरण। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? बहुत कॉमन क्वेश्चन। प्रकाश की तीव्रता का, समय की, दूरी की या प्रकाश की वेग की। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ठीक है। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग, 10⁻5 अर्ग, 10⁻2 अर्ग या 10⁻12 अर्ग। तो आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन आपको। तो ये होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। जूल एसआई मात्रक है और अर्ग सीजीएस मात्रक है। चिमटा यानी जिसको फायर टोंग्स बोलते हैं किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको उत्तोलक यानी लीवर से क्वेश्चन आने वाले हैं, आएंगे ही। ठीक है। तो आपको ये बताना है चिमटा 3 तरह का होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तीसरी श्रेणी। तो आपको ये बताना है कि चिमटा यानी फायर टोंग्स किस प्रकार के हैं। ये अच्छे से आपको जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा। तो फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक होते हैं? प्रथम प्रकार के, द्वितीय प्रकार के, तृतीय प्रकार के या प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों के संयोजन। तो चिमटा किस तरह का होता है? तो चिमटा होता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ठीक है। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पिंड का भार शून्य कहाँ नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, स्वतंत्र गिरने के दौरान, अंतराग्रहिक अंतरिक्ष में या किसी घर्षणहीन सतह पर। तो पिंड का भार शून्य कब नहीं होगा? तो पिंड का भार शून्य नहीं होगा जब वह स्वतंत्र रूप से गिरेगा। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी बॉडी का भार शून्य होता है। तो कब शून्य नहीं होगा? तो स्वतंत्र रूप से जब वह गिरेगा। रेक्टिफायर किसके परिवर्तन हेतु प्रयुक्त होते हैं? यानी रेक्टिफायर किसके परिवर्तन हेतु प्रयुक्त होते हैं? रेक्टिफायर का यूज क्या है? एसी से डीसी में कन्वर्ट के लिए, डीसी से एसी में कन्वर्ट के लिए, उच्च वोल्ट से निम्न वोल्ट में या निम्न वोल्ट से उच्च वोल्ट में। तो आपको ये बताना है रेक्टिफायर का यूज हम क्यों करते हैं। तो रेक्टिफायर का यूज करते हैं एसी टू डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ताप वैद्युत युग्म निम्नलिखित में से आधारित है।
ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित है? पेल्ट्रोज प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, सीबेक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित है? तो यह है सीबेक प्रभाव पर। याद रखो आप, ये ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित है? तो ताप वैद्युत युग्म सीबेक प्रभाव पर आधारित है। ताप वैद्युत युग्म सीबेक प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज के तार में होना चाहिए, फ्यूज के तार में क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यमांक, निम्न प्रतिरोध तथा निम्न द्रव्यमांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च द्रव्यमांक, उच्च प्रतिरोध और उच्च द्रव्यमांक। तो फ्यूज के तार में ये कॉमन चीज है, आपको आना चाहिए कि फ्यूज के तार में कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। फ्यूज के तार का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए और उसका द्रव्यमांक यानी वो गलने की प्रॉपर्टी वो निम्न होनी चाहिए। रेजिस्टेंस इसका फ्यूज के तार का मैक्सिमम होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम होना चाहिए। ये होता है फ्यूज के तार का प्रॉपर्टी। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 100 mm के बराबर, 1000 mm के बराबर, 0.01 mm के बराबर या 0.001 mm के बराबर। तो 1 माइक्रोन होता है 0.001 mm के बराबर। एक्चुअली में यूनिट में आप पढ़ोगे 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, तो जब आप mm में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 0.001 mm। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, कुल ऊर्जा, गुप्त ऊष्मा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर 1 ग्राम कोई पदार्थ को आपको उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलना है तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर की एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, अतिचालक यानी सुपर कंडक्टर एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें होती है क्या? अत्यधिक प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता, अपरिमित प्रतिरोधकता या ऋणात्मक प्रतिरोधकता। तो सुपर कंडक्टर का प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। ये इसमें होता है शून्य प्रतिरोधकता, जिसमें प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस लगभग शून्य होता है सुपर कंडक्टर में। प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की इकाई क्या है? प्रेरकत्व या इंडक्टेंस की इकाई क्या है? ओम, फैराड, हेनरी, कूलम। तो इंडक्टेंस का इकाई क्या है? हेनरी। ठीक है, इंडक्टेंस का इकाई होता है हेनरी। घरेलू ऊर्जा मीटर को पढ़ा जाता है, यानी आपके घर में जो मीटर है लगा हुआ उसको किस रूप में पढ़ते हैं, यानी उसका यूनिट क्या होता है? वाट घंटा, जूल, किलोवाट, किलोवाट घंटा। तो ये आपको आना चाहिए और आता भी होगा। इसको कहते हैं किलोवाट घंटा, यानी आपके घर में जो बिजली के मीटर का रीडिंग लिया जाता है वो होता है किलोवाट घंटा। जर्मेनियम और सिलिकॉन को प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? धनात्मक प्रकार के डोपिंग में, ऋणात्मक प्रकार के डोपिंग में, उपर्युक्त ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका दोनों जगह यूज किया जाता है। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन का अब या तो आपको नेगेटिव प्रकार का डोपिंग करना है या पॉजिटिव करना है, दोनों में जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज होता है। टेलीविजन कैमरा ट्यूब कहलाती है, टेलीविजन कैमरा ट्यूब क्या कहलाती है? फोटो ट्यूब, पिकअप ट्यूब, पिक्चर ट्यूब या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कहलाती है पिकअप ट्यूब्स। ठीक है, आप क्वेश्चन पे ध्यान रखो, ये टेलीविजन कैमरा ट्यूब ये कहलाती है पिकअप ट्यूब। ठीक है, अब पिक्चर ट्यूब से इसको कंफ्यूज मत करना, ये है टेलीविजन कैमरा ट्यूब और इसको बोलते हैं पिकअप ट्यूब, जो इमेज डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन पिक्चर ट्यूब इमेज डिस्प्ले करता है। ट्रांजिस्टर में काला बिंदु दर्शाता है, ट्रांजिस्टर में एक काला बिंदु होता है, वो क्या दर्शाता है? एनोड को, बेस को, कलेक्टर को या उत्सर्जक को। तो ट्रांजिस्टर में काला बिंदु क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कलेक्टर को। ठीक है, ट्रांजिस्टर में काला बिंदु कलेक्टर को दर्शाता है। जेनर डायोड में वोल्टेज कहलाती है, जेनर डायोड में वोल्टेज क्या कहलाती है? जेनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, उपर्युक्त ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जेनर डायोड में वोल्टेज क्या कहलाता है? जेनर डायोड में वोल्टेज कहलाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, याद रखो आप, जेनर डायोड में वोल्टेज क्या कहलाता है? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? केवीए, केवीएआर, केडब्ल्यू या वाट। तो इसको व्यक्त किया जाता है केवीए यूनिट में। ठीक है, आप याद रखो, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस में व्यक्त करते हैं? ट्रांसफार्मर की रेटिंग को व्यक्त करते हैं केवीए यूनिट में।
अल्ट्रानेट द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है, यानी अल्ट्रानेट द्वारा कौन सी धारा को हम पैदा करते हैं, डीसी धारा, एसी धारा, डीसी एवं एसी दोनों, या संपदित एसी धारा। तो अल्ट्रानेट द्वारा कौन सी धारा को हम उत्पन्न करते हैं, तो यह है एसी धारा। तो आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एसी धारा किससे पैदा की जाती है, तो ये की जाती है अल्ट्रानेट से। ठीक है। चालकता की यूनिट क्या होती है, चालकता की यूनिट यानी कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, महो प्रति वर्ग मीटर, ओम प्रति वर्ग मीटर, महो प्रति मीटर, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चालकता का यूनिट क्या होता है, चालकता का यूनिट होता है महो प्रति मीटर। ठीक है, चालकता का यूनिट क्या होता है, महो प्रति मीटर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, एम्पेयर टर्न, या टेस्ला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ यूनिट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, अगर उस चालक की लंबाई को हम बढ़ाते हैं तो उसके प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, समान होगा, समान रहेगा, या शून्य हो जाएगा। तो अगर किसी चालक की लंबाई अगर हम बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। ताप में वृद्धि के साथ कॉपर का प्रतिरोध क्या होगा, यानी अगर ताप बढ़ाते हैं तो कॉपर का रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, समान रहेगा, शून्य रहेगा, तो बढ़ेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नॉर्मल किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर का बात करो तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखो। किसी परमाणु का सबसे हल्का वजन में कण होता है कौन सा, यानी किसी भी एटम का सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु क्या कहलाता है, अगर किसी परमाणु से आप एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हो तो वह क्या कहलाता है, एनोड, कैथोड, ऋणायन, या धनायन। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी परमाणु यानी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन हटा देते हो तो वह हो जाता है धनायन। अब आपको याद कैसे रहेगा, देखो धनायन यानी कि अगर आप किसी दूसरे को कुछ देते हो तो आप तभी दे पाओगे जब आपके पास बहुत सारा धन हो और आप पॉजिटिव हो। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है आप बहुत सारे धनवान हो, आपके पास धन है, आप दूसरों को दे सकते हो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे रहे हो इसका मतलब आपके पास काफी होगा, यानी आप हैं धनायन। ठीक है, लेकिन जब आप दूसरों से लेते हैं यानी कि आप हुए ऋणी यानी कर्जदार, तो ये हो जाता है ऋणायन। ठीक है, यानी निगेटिव। ठीक है, तो ये याद रखने का मेरे तरफ से एक लॉजिक है जिससे आपको ये याद रह जाएगा। अगर परमाणु से कोई भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब वो हो जाएगा धनायन, लेकिन अगर वह ले रहा है तो ये हो जाएगा ऋणायन। ठीक है। ऑसिलेटर का फीडबैक कौन सा होता है, यानी ऑसिलेटर का फीडबैक कैसा होता है, ऑसिलेटर का फीडबैक कैसा होता है, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों, या न्यूट्रल। तो ऑसिलेटर का फीडबैक होता है धनात्मक। ठीक है, आप याद रखो ऑसिलेटर का फीडबैक कैसा होता है, धनात्मक। ट्रांजिस्टर का जंक्शन होती है, यानी ट्रांजिस्टर का जंक्शन कैसा होता है, 3 जंक्शन, 2 जंक्शन, 1 जंक्शन, या 4 जंक्शन वाला। तो ट्रांजिस्टर का जंक्शन कैसा होता है, ट्रांजिस्टर का जंक्शन होता है 2 जंक्शन। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जंक्शन कितने का होता है, 2 जंक्शन का। रेडियो असेंबली में तापमान को नियंत्रित करने के लिए उपकरण प्रयोग होता है, यानी रेडियो असेंबली में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है, आपको वो नाम बताना है। बीडीआर, थर्मिस्टर, कार्बन रजिस्टर, या थर्मोकपल, तो उसको बोलते हैं बीडीआर, यानी रेडियो असेंबली में तापमान को कंट्रोल करने के लिए बीडीआर का यूज किया जाता है। एक तार के टुकड़े का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी कोई भी तार का अगर टुकड़ा हो तो उसका रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करेगा, तार की लंबाई पर, तार के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल पर, इस्तेमाल किया गया धातु के विशिष्ट प्रतिरोध पर, उपर्युक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, कोई भी तार का अगर टुकड़ा हो तो उसका प्रतिरोध इन सभी पर निर्भर करता है, यानी आंसर हो जाएगा डी। तो क्या क्या कंडीशन हुआ, तार की लंबाई पर डिपेंड करता है, हाँ करता है,
तार के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल क्या हुआ, अगर ये तार है तो ये पोर्शन, ठीक है, ये आपका तार हुआ लंबाई और ये इसका क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल यानी एरिया हुआ, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, हाँ करता है। इस्तेमाल किया गया धातु, अलग अलग धातु का प्रतिरोध अलग अलग होगा तो उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सड़क के ऊपर से पार जाने वाली उच्च वोल्टेज लाइन का ग्राउंड क्लियरेंस होता है, यानी सड़क के ऊपर से जो तार जाती है उसका उच्च वोल्टेज लाइन का ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है, 9 फीट, 20 फीट, 13 फीट या 22 फीट। तो ये कितना होता है, ये होता है 22 फीट, यानी सड़क के ऊपर से पार जाने वाली उच्च वोल्टेज लाइन का ग्राउंड क्लियरेंस कितना होता है, ये होता है 22 फीट। 33 kV ट्रांसमिशन लाइन में दी जाने वाली चालक दूरी होती है, यानी 33 kV ट्रांसमिशन लाइन में दी जाने वाली चालक की दूरी कितनी होती है, 110 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर या 400 सेंटीमीटर। तो 33 kV ट्रांसमिशन लाइन की चालक दूरी होती है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 33 kV ट्रांसमिशन लाइन की चालक की दूरी होती है 60 सेंटीमीटर। तो ये सब आपको याद रखना है। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किसके बराबर होता है, न्यूटन के प्रथम नियम के बराबर, न्यूटन के दूसरे नियम के बराबर, न्यूटन के तीसरे नियम के बराबर या इनमें से कोई नहीं। तो रेखीय संवेग संरक्षण यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ये होता है न्यूटन के तीसरे नियम के बराबर। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है, तो ये होता है न्यूटन के तीसरे नियम के बराबर। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, यानी व्यक्ति का भार लिफ्ट में कब अधिक होगा, जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले या नीचे की ओर त्वरित होने वाले। आपको ये बताना है कि किसी भी लिफ्ट में किसी भी व्यक्ति का भार मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तब होगा जब वह ऊपर की ओर एक्सलरेट करेगा, यानी ऊपर की ओर त्वरित होगा, तब उस लिफ्ट में आदमी का भार मैक्सिमम होगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान की गति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। यानी इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है, किसी भी बॉडी को अगर आप रेस्ट में छोड़ दो तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में हो तो मोशन में रहना चाहता है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार या अक्रियता, इसको बोलते हैं जड़त्व, जो न्यूटन का पहला नियम से टैली करता है, ठीक है। जड़त्व यानी इनर्शिया, ठीक है, जिसको भी प्रॉब्लम है जड़त्व में तो वो इनर्शिया होता है। इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी सामान जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है, या तो मोशन में या रेस्ट में। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, यानी किसी पिंड का वेग समरूप कब कहलाएगा, वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील रहे, यानी किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा, तो अगर उसका वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तो उस पिंड का वेग समरूप यानी सिमिलर कहलाएगा, ठीक है। कब कहलाएगा, जब वेग का मान और दिशा दोनों ही बराबर हो। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, गति के नियम को प्रतिपादित किसने किया था, आर्किमिडीज, न्यूटन, आइंस्टीन या डार्विन। आप सब जानते हो गति के नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने, यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है, न्यूटन का गति विषयात्मक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो कौन सा नियम ये कहता है कि जो जिस स्टेट में रहा है उसी स्टेट में वह रहना पसंद करता है, तो यह है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाता है, यह किस नियम का पालन करता है। तो आप सबको पता होगा कि कोई बस में अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो अचानक से ब्रेक लगने के बाद यह आगे की ओर झुक जाता है, तो यह किस नियम के अनुसार होता है, न्यूटन के प्रथम नियम,
न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के तीसरे नियम या संवेग का नियम। तो यह प्रॉपर्टी किसके कारण होता है? ये होता है न्यूटन के प्रथम नियम, क्योंकि प्रथम नियम ये कहता है कि जो जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में वह रहना पसंद करता है। तो जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ ही रहना पसंद करता है, लेकिन अचानक से ब्रेक लगने के बाद इस पे एक फोर्स लगता है जिसके कारण यह आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किसने किया? एडिसन, न्यूटन, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। आप सब जानते हो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है न्यूटन ने। एप्पल इसी के सर पे गिरा था, न्यूटन के सर पे, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का क्या होगा? समान गति होगा, समान वेग होगा, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो अगर शून्य में यानी निर्वात में यानी वैक्यूम में, अगर वैक्यूम में कोई वस्तु गिर रहा है तो उसका क्या होगा? तो उसका एक्सप्रेशन समान होगा। ठीक है। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा? कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता, पृथ्वी के केंद्र से जाता है या समान रूप से अवतरण करती है। यानी ये बताता है कि अगर उपग्रह का कक्षा दीर्घवृत्ताकार हो यानी एक्लिप्स शेप में हो तो वह क्या होगा? तो वह पृथ्वी के केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखो, वह पृथ्वी के केंद्र से होकर जाएगा। स्प्रिंग का काठिन्य है क्या? स्प्रिंग का काठिन्य यानी सॉर्डनेस। स्प्रिंग का सॉर्डनेस क्या होता है? स्प्रिंग की भार वय का धारिता, आधार के प्रति एकांक क्षेत्र पर भार, प्रति एकांक विक्षेपण पर भार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्प्रिंग का काठिन्य यानी सॉर्डनेस, स्प्रिंग का सॉर्डनेस क्या होता है? ये होता है स्प्रिंग की भार वाही का धारिता। ठीक है। स्प्रिंग की भार वाही का धारिता ये होती है स्प्रिंग का काठिन्य। जी की इकाई यानी यूनिट क्या होता है? जी का यानी कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर केजी। तो जी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी कैपिटल जी, इसका मान होता है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। आप इसको याद रखो। रॉकेट डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली परिमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या संवेग संरक्षण। तो करेक्ट आंसर है संवेग संरक्षण। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। अब रॉकेट से आप दो चीज याद रखो, ये दो प्रॉपर्टी पे काम करता है, या तो संवेग संरक्षण और दूसरा है न्यूटन का तीसरा नियम। यानी रॉकेट न्यूटन का तीसरा नियम और संवेग संरक्षण दोनों प्रॉपर्टी पे काम करता है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल क्या होगा? यानी कि एक लड़की झूल रही है और वह अचानक से खड़ी हो जाती है तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या दोलन रुक जाएगा? यह कम हो जाएगा। ठीक है। दोलन काल कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होता है, यानी कोई वस्तु मोशन में है तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। ये सब आपको आता होगा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी वस्तु मोशन में है तो उसमें होगा काइनेटिक एनर्जी। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? अगर कोई गाड़ी चल रही है उसमें कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसका ऊर्जा क्या होगा? गतिज, स्थितिज, गतिज एवं स्थितिज दोनों या शून्य। तो कोई गाड़ी अगर चल रहा है तो उसमें बैठा हुआ आदमी का ऊर्जा होगा शून्य। ठीक है। तो किसी चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी का ऊर्जा क्या होता है? ये होता है शून्य। क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होती है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या होती है? दो भिन्न विषयों यानी ऑब्जेक्ट पर कार्य करता है, समान परिमाण रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं या सभी सही है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रॉपर्टी आपसे पूछा जा रहा है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रॉपर्टी उपर्युक्त सभी होता है, यानी दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। अगर क्रिया इधर हो रहा है तो इसका प्रतिक्रिया इधर होगा, यानी एक्शन इधर हो रहा है तो इसका रिएक्शन इधर होगा। समान परिमाण रखते हैं, बिल्कुल सही। आप अगर
10 न्यूटन इधर लगाते हो तो आपके ऊपर भी 10 न्यूटन लगेगा, ये भी सही है। विरुद्ध दिशाएं रखती है तो विरुद्ध दिशाएं रखती है, तो उपर्युक्त सभी सही है क्रिया और प्रतिक्रिया से रिलेटेड। आवेग माप है, आवेग माप है। आवेग किसका माप है? द्रव्यमान का, गति की प्रमात्रा का, वेग का या भार का। तो आपसे पूछा जा रहा है आवेग किसका माप है, तो आवेग माप है भार का। आवेग किसका माप है? आवेग माप है भार का। बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या होता है, यानी बल का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बल का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन कितने एमएम के बराबर होता है? ऊपर हम लोगों ने देखा था 1 माइक्रोन होता है 0.001 एमएम के बराबर। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या है? जूल, केल्विन, वाट, कैलोरी। आप सबको पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो ये वीडियो फर्स्ट वीडियो फिजिक्स का, जिसमें हम लोगों ने यूनिट के बारे में पढ़ा था। तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल या समय। तो एंगस्ट्रॉम किस चीज को मापने का यूनिट है? तो एंगस्ट्रॉम है तरंगदैर्घ्य मापने का यूनिट, यानी वेवलेंथ। एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ मापा जाता है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, यानी टैकोमीटर का यूज किसको मापने के लिए करते हैं? तापक्रम, प्रभाव, दाब या चाल। यानी टैकोमीटर का यूज कैसे करते हैं? तो टैकोमीटर का यूज करते हैं चाल को मापने के लिए। तो टैकोमीटर का यूज किसमें होता है? तो चाल को मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? पवन की दिशा, पवन का वेग, पवन की दाब प्रवणता या पवन की गति एवं बल। तो एनीमोमीटर का यूज क्यों करते हैं? एनीमोमीटर का यूज करते हैं पवन का वेग मापने में, ठीक है। एक पानी से भरी ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। क्या बोला जा रहा है? एक पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसके नीचे से अगर कागज खींच लेते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? गति के तीसरे नियम के कारण, जड़त्व के कारण, घर्षण के कारण या इनमें से कोई नहीं। अगर आप खींच लेते हो तो ये क्यों नहीं होता है? जड़त्व के कारण, क्योंकि अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, ठीक है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि स्प्रिंग जो फैला हुआ अगर है तो उसको वापस से अपने सामान्य स्थिति में आने के लिए जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? विभव बल, गुरुत्व बल, स्प्रिंग बल या प्रत्यानयन बल। तो उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग को अगर वापस अपने पोजीशन में आना है तो उसके लिए जो बल लगाएगा उसको बोलेंगे प्रत्यानयन बल। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय यदि दूरी अपरिवर्तित रहे तो क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? अगर किसी भी बॉडी का गति दोगुनी हो जाए तब लगने वाला टाइम क्या होगा? अगर दूरी उतना ही हो जितना पहले था, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधा, ठीक है। अगर इसका गति दोगुना होगा तो समय हो जाएगा आधा। सिंपल है ना। वेलोसिटी अगर डबल हो गया है तो टाइम आधा हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन से किस चीज का परिभाषा मिलता है? त्वरण, बल, ऊर्जा या एक समान गति। तो आप सबको पता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसका परिभाषा मिलता है? तो ये मिलता है बल का, ठीक है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो क्लियर है, जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम गति का नियम से मेल खाता है, ठीक है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पे होती है? द्रव्यमान पर, वेग पर, आयतन पर या संवेग पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करेगा? तो किसी भी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, ठीक है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है,
यानी विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं? विभव मापी, आमीटर, वोल्ट मापी या गैल्वेनोमीटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट भी क्या होता है? वोल्ट। तो उसको मापने के लिए यूज करते हैं वोल्ट मीटर का। अदिश राशि कौन है? अदिश राशि और सदिश राशि में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो देख लो, वहां से सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग, उपरोक्त में से सभी। तो अदिश राशि कौन है? जिसमें ब का प्रोनाउंसिएशन नहीं है तो ये हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, अदिश राशि कौन है? ऊर्जा। अदिश एक परिमाण है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? इकाई, द्रव्यमान, दिशा, उपर्युक्त सभी। तो अदिश राशि में क्या नहीं होता है? दिशा नहीं होता है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? यानी पृथ्वी वायुमंडल को पकड़ी हुई है किस प्रकार? गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन से, यानी या सूर्य के प्रभाव से। तब सबको पता है कि पृथ्वी वायुमंडल को किसके कारण पकड़ी रहती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। यानी पृथ्वी और वायुमंडल एक दूसरे से इंटरेक्ट किए हुए है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, कार की स्टीयरिंग में शामिल है। कार के स्टीयरिंग में क्या शामिल है? एक एकल बल, दो बल जो एक ही दिशा में कार्य करते हैं, दो बल जो अलग अलग रेखाओं पर तथा विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, बलों का एक युग्म जो विपरीत दिशाओं में तथा उसी रेखा पर कार्य करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कार का स्टीयरिंग में शामिल होता है। कार के स्टीयरिंग में क्या क्या शामिल होता है? तो कार के स्टीयरिंग में बलों का एक युग्म शामिल होता है जो विपरीत दिशाओं में काम करता है और उसी रेखा पर कार्य करता है। ठीक है, यह है स्टीयरिंग। तो इस पे दो अलग अलग फोर्स काम करता है विपरीत दिशा में, लेकिन होता क्या है? इसका फोर्स का जो लाइन है वो एक ही होता है। ठीक है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर क्या होगा? एक लड़के का भार पृथ्वी पर कितना है? तो पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चंद्रमा पे क्या होगा? 600 न्यूटन, 3600 न्यूटन, 0 या 100 न्यूटन। सही आंसर होगा 100 न्यूटन। आपको पता है कि अगर यहाँ पे कोई भी वजन हो तो चंद्रमा पे उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा पे कितना होगा? 1/6। तो अगर यहाँ 600 है तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय यानी डायमेंशन सूत्र नहीं होते हैं? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, भार एवं बल, आवेग एवं संवेग। तो बल एवं दाब का सिमिलर नहीं होता है और सबका सिमिलर होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग हो, उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिमाणी शून्य होगा, उनका परिमाणी शून्य नहीं हो सकता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हम लोग स्केलर वेक्टर यूनिट में पढ़ चुके हैं कि अगर दो अलग अलग होगा तो इनका परिणामी शून्य कभी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि यानी साउंड होना चाहिए ब का। बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। क्लियर है ना? यहाँ पे वेक्टर राशि कौन सा हो जाएगा? बल। सदिश राशि है कौन सी? तो सदिश राशि कौन सी होगी? दाब, धारा, शक्ति और कोणीय वेग। तो ये हो जाएगा कोणीय वेग। कोणीय वेग सदिश राशि है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही लेंगे। हम लोग टॉप 700 प्लस क्वेश्चंस में से आज 100 क्वेश्चन ले रहे हैं। अगले सेशन में फिर 100 क्वेश्चन लेंगे। ऐसे ही करके 7 से 8 दिन के अंदर हम लोगों का ये सेशन खत्म हो जाएगा, जो हम लोग ले रहे हैं फिजिक्स के टॉप 700 प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।